हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो लास्ट लेक्चर से थोड़ा आगे है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, जैसे ये एक ब्लॉक है जिसका जो वेट है mg वो नीचे काम करता है, रिएक्शन r ऊपर काम करता है। अब क्या होता है, जैसे हम एक फोर्स F लगाते हैं तो यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स F सेटअप होता है जो इस फोर्स को अपोज करता है, यानी कि हम बॉडी को आगे ले जाना चाहते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स उसको आगे नहीं ले जाने देता। जब ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और हमने बताया था ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है जिसे हम नाम देते हैं Fs, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इस समय ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन Fs है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो F के बराबर है। अब क्या होता है, जैसे अगर मैं इसको और इसको कंसीडर करूं तो ये दो फोर्स हैं इस बॉडी पे, रिएक्शन ऊपर की तरफ और Fs इधर। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे है मान लिया। जब आप ये फोर्स बढ़ाते हैं तो ये वाला भी बढ़ता है। रिएक्शन जो का तो है क्योंकि हम वेट को चेंज नहीं कर रहे, रिएक्शन वेट के बराबर है। जब ये वाला फोर्स बढ़ता है इन दोनों में से तो ये जो रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है, इसे N कह देते हैं, वो भी इस तरफ जाता है। जब ये मैक्सिमम हो जाता है तो ये एंगल मैक्सिमम हो जाता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल बिटवीन तो ये एंगल है एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन R एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट हो गया ये, नॉर्मल रिएक्शन हो गया ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रहे, ये केवल स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा एंगल ये नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी, फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अब हमें एक और बात पता है कि जो Fs है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R, या फिर Fs इज इक्वल टू म्यू एस R। यहां जो म्यू एस है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो म्यू एस है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कहलाता है। किन्हीं भी दो गिवन सरफेस के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अच्छा, कुछ बुक्स में ये जो यहां पे इस केस में देखें तो इस Fs को Fs मैक्सिमम भी कहा गया है, क्योंकि Fs मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं यहां पे Fs लिमिटिंग फ्रिक्शन ही शो कर रहा हूं। अब अगर मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से देखता हूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये Fs बाय बेस। तो उस हिसाब से Fs इज इक्वल टू tan थीटा इंटू R। अब जरा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो यहां से क्या निकल के आता है? इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। ये रिलेशन है किस किस में? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। अगला टॉपिक देखिए, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। इसे समझने के लिए थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। ये सपोज मेरे पास एक बुक है, इसके ऊपर ये एक मार्कर रखा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा तिरछा करता हूं। देखिए, अब ये मार्कर अपनी जगह पे है, थोड़ा और तिरछा करता हूं, अपनी जगह पे और तिरछा करता हूं, एकदम नीचे आ गया। इसका मतलब एक बार फिर से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, अब मैं इसको थोड़ा एंगल देता हूं
और एंगल ये मूव नहीं कर रहा, और एंगल एकदम मूव कर गया। इसका मतलब अगर कोई बॉडी इस इंक्लाइंड सरफेस पे है, मान लिया ये एंगल थीटा है, यहां कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो mg वेट जो है वो यहां काम करता है। तो वो इंक्लिनेशन जब तक बॉडी नीचे की तरफ नहीं आती, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन up to which the body on the inclined plane remains at rest and above which it slides down। यानी कि वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसी प्लेन के लिए जब तक बॉडी जो है वो उस इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट पे रहती है, और उससे जरा सा ज्यादा एंगल होते ही वो नीचे की तरफ आ जाती है, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब होता क्या है यहां पे, ये थीटा है, ये mg, तो मैं क्या करता हूं, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, इधर रिएक्शन r है। तो हो क्या रहा होगा, क्यों नहीं जा रहा है नीचे, नीचे की तरफ फोर्स तो लग रहा है mg sin थीटा, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है Fs। ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, इसलिए ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है, वो आगे मूव नहीं कर रही है। हालांकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी वो बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये फोर्स इसके पर, इसको थोड़ा और सीधा कर देते हैं, बिल्कुल सीधा होता है इसके ठीक आगे, तो ये R है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एफ एस तो किसके बराबर हो गया, mg sin थीटा के बराबर हो गया, और r जो है वो mg cos थीटा के बराबर हो गया। या एक काम करते हैं, एंगल थीटा हम पहले यूज कर चुके हैं, तो यहां अल्फा यूज कर लेते हैं, ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, सारे एंगल हमने अल्फा कर लिए। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, डिवाइड कर दो, mg से mg कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, एफ एस बाय आर इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, दैट इज tan अल्फा। ऑल्सो वी नो व्हाट वी नो कि एफ एस बाय आर जो है वो tan थीटा के बराबर भी तो होता है, जहां थीटा क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, सो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, या फिर थीटा इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगला टॉपिक न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, कोई रफ इंक्लाइन प्लेन है, उससे नीचे बॉडी आ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास ये प्लेन सरफेस है, हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है वो इससे कितना इंक्लाइंड है, अल्फा एंगल पे। मान लिया ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो उसका वेट mg नीचे काम करता है, और यहां पे ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा, और इधर फोर्स काम करेगा mg sin अल्फा। मान लिया फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैपिटल F है, और ये वाला फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो बॉडी नीचे आएगी। तो नेट फोर्स कितना होगा जिससे बॉडी नीचे आएगी, नेट फोर्स
with which the body comes down स्मॉल एफ से शो करते हैं, मान लिया वो हो जाएगा नेट फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, एम जी साइन अल्फा माइनस एफ। तो इसको मैं एम ए लिख सकता हूं, एम जी साइन अल्फा माइनस एफ। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा माइनस, अभी जो फ्रिक्शन फोर्स है, बल्कि हम अभी से यही रहने देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, और आर क्या होगा, ध्यान दीजिए आर किसके बराबर है, एम जी कोस अल्फा की। तो एफ बराबर हो जाएगा म्यू एम जी कोस अल्फा। एफ की ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, इट विल बी म्यू एम जी कोस अल्फा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ए बराबर हमारे पास आ जाएगा, जी कॉमन ले लो, साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। This is the derivation for acceleration of a body down the rough inclined plane. रफ प्लेन है वो, यानी कि वहां पे फ्रिक्शन है। अगर प्लेन रफ ना होके स्मूथ हो, अगला टॉपिक देखिए, बहुत थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। जहां स्मूथ प्लेन होगा वहां फ्रिक्शन नहीं होगा, इसको खत्म कर दो, इसको हटा दो, ये खत्म, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी खत्म, तो इसका मतलब क्या रह जाएगा केवल, तो ये आ गया जी साइन अल्फा, फ्रिक्शन का काम ही खत्म हो गया। बाकी सब चीज पहले की तरह है, सिर्फ क्या करना है हमने इसमें, फ्रिक्शन वाले फोर्स को खत्म कर देना है। इसका मतलब अगर हम स्मूथ सरफेस से बॉडी के नीचे आने का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, वो इंपॉर्टेंट है। जितना अल्फा ज्यादा होगा उतना साइन अल्फा ज्यादा होगा, उतना ए ज्यादा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इससे पहले फ्रिक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये और ज्यादा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में भी हम डेरिवेशन कराएंगे, तो कीप वॉचिंग।